गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंदिरा सैनी। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फिजिक्स के पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। और इसमें अपन ने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में देखा था कि निर्देश तंत्र क्या होते हैं। ठीक है, निर्देश तंत्र क्या होते हैं, ठीक है ना, कि इनको निर्देश तंत्र बोलते हैं। उसके बाद में निर्देश तंत्र में हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं ये हम देख रहे थे। उसी वक्त किसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हमारा जो लेक्चर था बीच में छूट गया था। उसमें हम बात कर रहे थे स्थिति सदिश आर वेक्टर व निर्देशांक कौन कौन से आपके एक्स वाई व जेड के मध्य संबंध इसके बारे में हम बात कर रहे थे। इस निर्देश तंत्र के बारे में हमने बात कर ली थी। उसमें हमने बात कर ली थी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी निर्देश तंत्र में किसी कण का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, तो इनको समझने के लिए आप इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको देखिए। अब हम बात करेंगे इस यहाँ की स्थिति सदिश आर वेक्टर व जो निर्देशांक है आपके एक्स वाई जेड, इनमें क्या संबंध होता है। तो इसके लिए देखिए, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ हम किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे ये जो है आप इस पॉइंट के ऊपर कोई पार्टिकल है आपका P, ठीक है, तो यहाँ और ये है आपका ओरिजिन O। ठीक है, ये है ओरिजिन O। ये निर्देश तंत्र है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है ना। और O आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और ये आपका पार्टिकल है P। ठीक है, इस पार्टिकल P को हम ओरिजिन से मिलाते हैं तो ये जो हमको मिलता है ये मिलता है स्थिति सदिश आर वेक्टर। ठीक है, अब माना कि इस P जो ये पार्टिकल है आपका, इसके जो निर्देशांक है वो है एक्स वाई जेड। तो ये एक्स वाई जेड क्या होता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये जो एक्स है, ये जो ये एक्स है, ये है वाई जेड प्लेन के ऊपर लंब, ये वाला है ये एक्स, ये है एक्स, ठीक है ना, ये है एक्स, या ये बोल दीजिएगा ये है एक्स, ये है वाई जेड के ऊपर लंब। और वाई है, वाई क्या है, ये वाई इस पार्टिकल से जो एक्स जेड प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है उसके ऊपर लंब। तो ये है आपका ये वाई, ये है लंब इसके ऊपर, ये वाई, ठीक है ना। ये जो है वाई, ये इसके समानांतर है, ये है वाई, ठीक है ना। ये जो ये है ये कंप्लीट ये वाई है। इस ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, जैसे एक्स को ये बोलिए, ये बोलिए या ये बोलिए। इसी की तरीके से जो जेड है, जेड क्या है, जेड एक्स और वाई के ऊपर लंब, इससे ये जो है ये क्या है आपका, ये है जेड, ठीक है ना। इस बिंदु से एक्स वाई प्लेन के ऊपर लंब, ये समझ गए होंगे आप। तो अब हम आर और एक्स वाई जेड के अंदर रिलेशन निकाल रहे हैं। तो देखिए रिलेशन निकालने के लिए हम इसको कुछ इन बिंदुओं को कुछ नाम देते हैं। जीरो, ये O है, सॉरी, और इसको हम A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, यहाँ पे ये P है, ठीक है, इसको C बोल देते हैं, ये बिंदु है D,
ये है ई, ये है एफ। ठीक है, ये हमने इन बिंदुओं को नाम दिया। अब देखिए यहाँ से हम इस मूल बिंदु से इस बी बिंदु को मिलाते हैं, यहाँ पे एक नया वेक्टर मिलता है हमको, ठीक है ना, ओ बी वेक्टर। यहाँ पे एक नया वेक्टर मिलता है ओ बी वेक्टर, इसको यहाँ पे मिलाने पे, ठीक है। और देखिए हम जानते हैं कि एक्स एक्स में जो एकांक सदिश होता है, ठीक है ना, एक्स एक्स की हम डायरेक्शन को जिस सदिश से बताते हैं उसको हम आई कैप बोलते हैं, वाई डायरेक्शन में जो एकांक सदिश होता है उसको जे कैप बोलते हैं, और जेड डायरेक्शन में जो एकांक सदिश होता है उसको के कैप बोलते हैं। ठीक है, आई जे के ये तीनों क्या है, ये एकांक सदिश है, और ये प्रत्येक एकांक सदिश डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं एक्स, इस वेक्टर को हम लिख रहे हैं एक्स आई वेक्टर, ठीक है ना, ये ओ मोल बिंदु है। ठीक है, ऐसे ही वाई डायरेक्शन में ये मूल बिंदु इस यहाँ ले लीजिएगा, वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर है, ठीक ना, इसको हम ये लिख देते हैं, चलो यहाँ से ले लो, ये है ये वेक्टर वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना, इसको वाई जे वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, और जेड डायरेक्शन में जो वेक्टर है इसको ये वेक्टर देंगे, ठीक ना, और इसको नाम लिखेंगे जेड के वेक्टर। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर है आपका एक्स आई वेक्टर, वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो वाई जे वेक्टर, जेड डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो जेड के वेक्टर। ठीक है, और अब हम यहाँ पे एक नया वेक्टर माने हैं ओ बी वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज, पहले ये वाला त्रिभुज लिख लो, त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी से, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सदिशों का जो त्रिभुज नियम है वो लगाइए यहाँ पे। तो सदिशों का त्रिभुज नियम में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में चलते हुए सदिशों का जो योग होता है वो इनकी विपरीत डायरेक्शन में आए सदिश के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो एक्स आई कैप वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर ये इक्वल टू किसके होगा, यहाँ पे ओ बी वेक्टर। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इधर ओ बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे दीजिएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, आर वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो आर वेक्टर को निकालने के लिए हमको पहले ये वाला वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। कौन सा वेक्टर चाहिए, ये वाला ओ बी वेक्टर चाहिए। ठीक है, जब ओ बी वेक्टर अपन को ज्ञात हो जाएगा तो ये वाला वेक्टर अपने पास है, फिर से यहाँ पे त्रिभुज का नियम लगा देंगे। तो अतः त्रिभुज, अब लगाइए यहाँ पे ये वाला त्रिभुज ओ बी और पी, त्रिभुज ओ बी पी से, त्रिभुज ओ बी पी से, त्रिभुज ओ बी पी से क्या मिल रहा है, देखिए ओ बी वेक्टर, वही त्रिभुज के नियम ओ बी वेक्टर ये इक्वल है, ये सॉरी ओ बी वेक्टर प्लस ये वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, कौन सा, जेड के वेक्टर। ठीक है ना, ये वेक्टर ऐसे चल रहे हैं, ये इनके विपरीत चल रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे किसके, आर वेक्टर के। ठीक है, आर वेक्टर के। तो ये समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 2 में 1 से ओ बी का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूं समीकरण 2 में 1 से
OB वेक्टर का मान रखने पर, ठीक है, क्या मिलेगा? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और ये r वेक्टर मैं इधर लिख रहा हूं, ये r वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास r वेक्टर और जो निर्देशांक है x y z, r वेक्टर और जो निर्देशांक है x y z, इन तीनों में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये रिलेशन है किसी निर्देश तंत्र में किसी पार्टिकल की पोजीशन p को डिफाइन करने के लिए, ओके। अब हम बात करेंगे, ये तो अभी हमने बात की कि एक पार्टिकल है P जो रेस्ट अवस्था में है किसी, ठीक है ना, जिसकी निर्देशांक x y z है, ठीक है, कि कोई भी वस्तु है जो कहीं पे रखी हुई है, ठीक है, और उस वस्तु का किसी के भी सापेक्ष जो निर्देशांक थे वो x y z थे, और जो पोजीशन वेक्टर था r वेक्टर था, तो उसके बीच में रिलेशन। अब यदि वह वस्तु या कण गति कर रहा हो, ठीक है ना, अर्थात टाइम के साथ उसकी स्थिति में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, परिवर्तन आ रहे हैं, तो उस स्थिति में निर्देश तंत्र में उस पार्टिकल की स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो जो सेकंड है, ठीक है ना, वो क्या है? गतिशील कण की स्थिति, गतिशील कण की स्थिति, गतिशील कण की स्थिति क्या होगी? तो देखिए, ये आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना, x y और z, ठीक है। अब ये ओरिजिन है। अब मान लीजिएगा आप कि किसी t1 टाइम के ऊपर किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो p1 है, ठीक है ना, ये p1 क्या है? किसी t1 टाइम के ऊपर किसी पार्टिकल की पोजीशन p1 है, तो इस p1 का जो स्थिति सदिश है, ठीक है ना, ये क्या है? r1 है, r1 वेक्टर, ठीक है ना, इसको बोलेंगे r1 वेक्टर है, ठीक है। अब क्योंकि पार्टिकल गति कर रहा है, उसमें वेलोसिटी है, तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसकी स्थिति चेंज हो रही है। तो मान लीजिएगा कि किसी t2 टाइम के ऊपर, ठीक है ना, किसी t2 टाइम के ऊपर जो पार्टिकल की पोजीशन, जो पार्टिकल है, पार्टिकल की पोजीशन ये है, और इस t2 का मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो क्या है? r2 है, ठीक है। तो अब हम ज्ञात क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पार्टिकल का विस्थापन क्या होगा, ठीक है ना, पार्टिकल इधर से इधर गति कर रहा है, इधर से इधर, तो ये वेक्टर ये हो गया, तो पार्टिकल का विस्थापन क्या होगा हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अर्थात p1 p2 वेक्टर। तो यहाँ पे ये p1 p2 वेक्टर ये क्या होगा, ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आप लिख लेना, ठीक है ना, अपने नोट्स बना ले, उसमें जो मैंने लास्ट में जो लिखाया है वो भी और ये भी, कि माना किसी निर्देश तंत्र में, माना किसी निर्देश तंत्र में किसी कण के, किसी कण के या किसी कण के स्थिति सदिश, चलो ये लिख लो, स्थिति सदिश
समय t1 व t2 पर r1 वेक्टर व r2 वेक्टर है। ठीक है, r1 वेक्टर व r2 वेक्टर है। तो कण का विस्थापन होगा। ठीक है ना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कण के विस्थापन की। तो कण का विस्थापन, ठीक है, तो कण का विस्थापन क्या है, यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज से यहाँ पे फिर वही त्रिभुज लगा दीजिएगा 0 p1 p2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कण का विस्थापन होगा, लिख लीजिएगा। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर लिख लो, या तो लिख लो आप ग्राफ से। ठीक है ना, ऐसे कर लो कि ग्राफ से, तो ग्राफ से आपको क्या दिख रहा है 0 p1 p2। ठीक है ना, या लिख लीजिएगा आप त्रिभुज O p1 p2 से। ठीक है ना, तो जो आपकी इच्छा हो वो यहाँ पे यूज कर सकते हो आप। ठीक है, एक ही है सब बात है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ग्राफ से। तो ग्राफ से देखो क्या मिल रहा है कि OP1 प्लस P1 P2 वेक्टर इक्वल टू OP2 वेक्टर। ठीक है, यहां से क्या मिल रहा है, यहां से OP1 तो है आपका R1 वेक्टर। ठीक है ना, और ये P1 P2 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। ठीक है, तो यहां से आपको जो कण का विस्थापन है आप यहां से निकाल सकते हैं, कण का विस्थापन। ठीक है ना, P1 P2 वेक्टर इक्वल टू कण का विस्थापन, यहां से P1 P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो कण का विस्थापन क्या होगा P1 P2 इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये वैल्यू क्या होती है आपकी P1 P2 R2 माइनस R1 वेक्टर। तो गतिशील कण का जो स्थिति है वो इससे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। अब देखिए, यदि पार्टिकल गति कर रहा है तो उसमें वेलोसिटी भी होगी, एक्सेलरेशन भी होगा। तो वो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, उसके लिए देखिए आगे ये यहाँ तक खोज करके उतार देना। चूंकि जो कण का विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, कण का विस्थापन है, ठीक है ना, वो क्या है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसको हम लिख रहे हैं डेल R। ठीक है ना, डेल R वेक्टर। ठीक है, और जो समय अंतराल है, जो समय अंतराल है, ठीक है, वो कितना है, R2 का है T2 और R1 के ऊपर है T1। तो समय अंतराल हो गया T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल T। ठीक है ना, ये है आपका समय अंतराल। अतः जब आपके पास कुल दूरी है, ठीक है ना, और समय अंतराल है, तो आप जो चाल है या वेग है उसको लिख सकते हैं, वेलोसिटी स्पीड को लिख सकते हैं। क्या होती है, दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। तो अतः पहले बात करेंगे औसत वेग की। ठीक है ना, तो ये कितना होता है, तो औसत वेग डायरेक्ट ये होता है टोटल दूरी। ठीक है ना, कुल दूरी डेल R वेक्टर। ठीक है ना, और समय, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर। कुल दूरी ये हो गई। ठीक है ना, और T2 माइनस T1 डेल R वेक्टर अपॉन डेल T, ये समय अंतराल। ठीक है, ये होता है आपका औसत वेग। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तात्क्षणिक वेग की, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी, तात्क्षणिक ठीक है ना, तात्क्षणिक वेग की,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ताक्षणिक वेग की जब मैं बात करूं तो ताक्षणिक वेग जो होता है वो सीमांत मान होता है औसत वेग का। सबसे ये जो समझने वाली बात है जो वो है कि जो ताक्षणिक वेग होता है वो औसत वेग का क्या होता है, सीमांत मान होता है। सीमांत मान का मतलब यहाँ पे जब हम लिमिट लगाते हैं, ठीक ना, सीमा लगाते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, जो डेल टी है इसके ऊपर यदि हम सीमा लगा दें, लिमिट लगा दें, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, कि ये जो टाइम है, ठीक है ना, ये टाइम पीरियड ये जीरो की तरफ अग्रसर हो, ठीक है, ये जो टाइम है ये जीरो की तरफ अग्रसर हो, अर्थात जो ये बाद की जो ये पॉइंट है ये इधर इस पॉइंट के तरफ अग्रसर हो, ये यहाँ पे अग्रसर हो, सीमांत हो, उस वक्त इसकी जो वेग है, ठीक ना, ये जीरो नहीं, जीरो की तरफ अग्रसर हो, तो ये क्या होगी, इसको हम एक क्वांटिटी से लिख सकते हैं, ठीक है ना, डी आर फैक्टर अपॉन डी टी। ये जो होता है इसको हम ताक्षणिक वेग बोलते हैं, ठीक है ना, और इसी को वेग भी बोल देते हैं, ठीक है ना, ताक्षणिक वेग या वेग, ठीक है ना। जो आपकी बुक्स में जो लिखे हुए मिलते हैं वेग, डायरेक्ट वेग, वो होता है आपका ताक्षणिक वेग, ठीक है ना। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये है आपका ताक्षणिक वेग। अब हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या होगा, तो पहले हम बात करेंगे औसत त्वरण की। तो देखिए औसत त्वरण के लिए, क्योंकि माना T1 के ऊपर, क्योंकि माना जो T1 है, T1 के ऊपर जो कण का वेग है वो V1 है, V1 वेक्टर है, वह T2 समय के ऊपर कण का वेग है, इसको लिख लेना, माना समय T1 के ऊपर कण का वेग V1 है, वह समय T2 के ऊपर कण का वेग V2 है। तो वेग में अंतर, ठीक है ना, तो वेग में जो अंतर है या कुल वेग है, ठीक है ना, वो कितना होगा, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, ठीक है। समय अंतराल है आपके पास, ये रहा। तो औसत त्वरण आता है, तो औसत त्वरण क्या होगा, औसत त्वरण, ठीक ना, औसत त्वरण ये क्या होता है, वेग में परिवर्तन, और T2 माइनस T1, ठीक है, इक्वल टू डेल V वेक्टर अपॉन डेल T, ठीक है। ये थोड़ा सा डेल V वेक्टर अपॉन डेल T, ठीक है ना, दिख रहा ना। ये जो है आपका औसत त्वरण है, ठीक है। तो ताक्षणिक त्वरण क्या होगा, तो ताक्षणिक त्वरण वही लिमिट लगा दीजिएगा आप, डेल टी टेंड्स टू जीरो और डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डी वी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर, ठीक है। तो ये है आपका ताक्षणिक त्वरण। जो वेग है इसको हम v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक्सेलरेशन है इसको हम a वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके निर्देशांक तंत्र। निर्देशांक तंत्र में एक रेस्ट पार्टिकल की हमने पोजीशन निकाली, ठीक है ना, उसके स्थिति सदिश के बारे में देखा कि r वेक्टर होता है, उसके निर्देशांक x y z होते हैं, ठीक है, और r वेक्टर और x y z में हमने रिलेशन निकाला। फिर हमने निर्देशांक तंत्र का उपयोग करके किसी पार्टिकल का विस्थापन निकाला कि कोई पार्टिकल गति अवस्था में है, ठीक है ना, गति कर रहा है, तो उस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ठीक है, विस्थापन क्या होगा, समय अंतराल क्या होगा, ठीक है, वेग क्या होगा, वेग में भी औसत वेग क्या है, ताक्षणिक वेग क्या है, ठीक है।
औसत त्वरण क्या है, ताक्षणिक त्वरण क्या है, इन सब की हमने आज बात की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ये बेसिक बातें हैं, शायद ये लास्ट क्लासों में भी आप पढ़ के आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो नई बात आएगी वो है निर्देशांक रूपांतरण। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम बात करेंगे निर्देशांक रूपांतरण। ठीक है, जो आपके नया टॉपिक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।